हम लोग सिविक्स यानी राजनीतिक शास्त्र में दूसरे नंबर चैप्टर को पढ़ रहे थे, जिसका नाम है सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली। और इस चैप्टर से संबंधित पहले क्लास में यानी कि फर्स्ट पार्ट में हम आपको बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर बताए थे, जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और वहाँ से हर एक वर्ष आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। इसलिए आप लोग यदि पहला पार्ट का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा। और आज का जो यह वाला क्लास है यह इस चैप्टर का दूसरा पार्ट है और इस पार्ट में भी हम आपको बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर बताएंगे। लेकिन सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में हम आपको कौन कौन से प्रश्न का उत्तर बताए थे इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम आपको भी दे देते हैं, ताकि आपको भी पता चल जाए कि फर्स्ट पार्ट हमारे लिए कितना ज़्यादा जरूरी था। आप लोग ध्यान रखिएगा, सबसे फर्स्ट पार्ट में हम आपको सबसे पहला नंबर प्रश्न बताए थे कि सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं, यह क्यों जरूरी होता है और लोकतंत्र में इसका क्या महत्व है। इसका जवाब हम आपको बहुत ही बारीकी से समझा करके बताए थे। उसके बाद हम आपको दूसरा नंबर प्रश्न बताए थे कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्या भूमिका निभाता है। यह वाला प्रश्न भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर भी हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझा करके बताए थे। उसके बाद अगला प्रश्न हम आपको बताए थे कि गठबंधन की सरकार में सत्ता में साझेदारी कौन कौन होते हैं। यह वाला प्रश्न का उत्तर भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और दीर्घ उत्तरीय में पूछा जाता है, इसलिए इसका जवाब भी हम आपको फर्स्ट पार्ट में ही करवा चुके हैं। और उसके बाद जो अगला प्रश्न हम आपको बताए थे कि भाषा नीति से आप क्या समझते हैं, इसका जवाब भी हम आपको बहुत ही बारीकी से समझा करके बताए थे। और उसके बाद हम आपको बताए थे भारत के मूल संविधान और वर्तमान संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, कितने मौलिक अधिकार हैं, कितने अनुसूची हैं, कितने मौलिक कर्तव्य हैं, कितने भाग हैं, कितने संघ विषय हैं और कितने संघ राज्य हैं। इन सभी के बारे में हम आपको विस्तार पूर्वक बताए थे। और उसके अलावा हम आपको अनुसूची संख्या के बारे में भी बताए थे कि जो कुल 12 अनुसूची है और 12 अनुसूची में क्या क्या वर्णन किया गया है, इसके बारे में भी हम आपको विस्तार पूर्वक समझाए थे। और आज के इस क्लास में हम आपको जो सबसे पहला नंबर प्रश्न बताएंगे वह यही है कि सूची की संख्या कितनी होती है और कौन कौन होती है, इसी के बारे में बताना है। तो आज हम आपको सबसे पहला नंबर प्रश्न यही बताएंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन उसके पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और साथ ही साथ यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि सूची की संख्या कितनी होती है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, सूची की संख्या 3 होती है, जिसमें पहला होता है राज्य सूची, दूसरा होता है संघ सूची और तीसरा होता है समवर्ती सूची। तो चलिए सबसे पहले हम लोग राज्य सूची के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद बारी बारी से संघ सूची और समवर्ती सूची के बारे में भी जानेंगे। तो कह रहा है कि वैसा सूची जिसमें राज्य सरकार कानून बनाती है उसे राज्य सूची कहते हैं। ध्यान रखिएगा, वैसा सूची जिसमें राज्य सरकार कानून बनाती है उसे हम लोग राज्य सूची कहते हैं। और संघ सूची तो जिसमें संघ सरकार कानून बनाती है, नाम के अनुसार ही उसका परिभाषा भी हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा आसान है, यदि आप लोग थोड़ा सा भी ध्यान दे देते हैं तो एक एक चीज़ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा और याद हो जाएगा। राज्य सरकार जो भी कानून बनाती है वह राज्य सूची के अंतर्गत आता है, और जिस विषय पर संघ सरकार कानून बनाती है उसे संघ सूची कहते हैं। संघ सूची कहने का मतलब कि आप लोग केंद्र सरकार, ध्यान रखिएगा, ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है उसी को संघ सरकार भी यहां पर बोला जाता है। लेकिन संघ सरकार का 2 पार्ट होता है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। यहां पर आप लोग यह भी ध्यान रखिएगा। आगे हम आपको संघ सरकार के बारे में विस्तार से बताएंगे। देखिए, कह रहा है संघ सूची में कि जिस विषय पर संघ सरकार कानून बनाती है उसे संघ सूची कहते हैं। और ध्यान रखिएगा, समवर्ती सूची में दोनों मिल करके कानून बनाता है, यानी कि राज्य सरकार भी और संघ सरकार भी, यदि दोनों मिलकर के जो कानून बनाता है उसे समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। जिसमें राज्य सरकार कानून बनाए उसे राज्य सूची, जिसमें संघ सरकार कानून बनाए उसे संघ सूची, और जिस विषय पर दोनों सरकार मिलकर के कानून बनाए उसे समवर्ती सूची कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि सूची के बारे में तो आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब चलिए अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संघीय व्यवस्था की मुख्य विशेषताओं को लिखें।
बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखिएगा। भारतीय संघीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या है, इसी के बारे में लिखना है। तो कह रहा है कि संघीय शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है, जिसमें सबसे पहला होता है संघीय शासन व्यवस्था। ध्यान रखिएगा, सबसे पहला संघीय शासन व्यवस्था के तहत सरकार के दो स्तर होते हैं, केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार और राज्य स्तर पर राज्य सरकार। अभी हम आपको बता रहे थे कि संघ सरकार को दो भागों में डिवाइड किया गया है, केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार और राज्य स्तर पर राज्य सरकार। तो सबसे पहला नंबर पॉइंट तो आप लोग संघीय शासन व्यवस्था का ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि संघीय शासन व्यवस्था के तहत सरकार के दो स्तर होते हैं, केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार और राज्य स्तर पर राज्य सरकार। उसके बाद दोनों प्रकार की सरकार एक ही नागरिकों के समूहों पर शासन चलाती है। जैसे कहने का मतलब समझिए कि हम बिहार में रह रहे हैं, तो हमारा राजा कौन हो गया, नीतीश कुमार भी हो गया और नरेंद्र मोदी भी हो गया। कहने का मतलब यही यहां पर बोल रहा है कि दोनों प्रकार की सरकार एक ही नागरिकों के समूहों पर शासन चलाती है। जैसे हम बिहार का एक नागरिक है तो भारत का भी एक नागरिक है, हम पर नीतीश कुमार का अधिकार है और जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनका भी अधिकार है। तो इसी चीज को यहां पर बोला जा रहा है कि दोनों प्रकार की सरकार जो है वह एक ही नागरिकों के समूहों के ऊपर शासन चलाती है। ऐसा नहीं है कि बिहार सरकार के लिए अलग नागरिक है और भारत सरकार के लिए अलग नागरिक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोनों के लिए नागरिक एक ही है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के लिए, आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला पॉइंट कह रहा है कि संघ सरकार को शक्ति अधिक प्राप्त होता है। आप लोग जानते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट को अधिक शक्ति होता है राज्य सरकार के अपेक्षा, तो यही चीज को बोल रहा है कि संघ सरकार को शक्ति अधिक प्राप्त होता है। और भारतीय संविधान में शासन के सभी विषयों को 3 सूचियों में बांटा गया है, और अभी हम आपको तीनों सूचियों के बारे में बताए थे, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो यहां पर भी आपको थोड़ा थोड़ा सा वर्णन करना पड़ेगा कि संघ सूची क्या है, राज्य सूची क्या है और समवर्ती सूची क्या है। तो हम लोग लिखेंगे कि इसमें संघ सरकार के द्वारा कानून बनाया जाता है उसे संघ सूची कहते हैं, और जिसमें राज्य सरकार के द्वारा कानून बनाया जाता है उसे राज्य सूची कहते हैं, और जिसमें संघ सरकार तथा राज्य सरकार दोनों मिलकर के कानून निर्माण करती है उसे हम लोग समवर्ती सूची कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि दूसरा नंबर जो प्रश्न था उसे भी आप लोग समझ गए होंगे। इसके अलावा एक पॉइंट और है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि संकट के समय राज्य सरकार की सारी शक्ति केंद्र के पास चली जाती है। जैसे बिहार में अगर कोई आपदा आ जाए तो इसमें केंद्र सरकार भी हस्तक्षेप करेगी, और यदि भयंकर आपदा आ जाए तो नीतीश कुमार का फिर कोई पावर नहीं रह जाएगा, यानी कि जो बिहार का मुख्यमंत्री है उसका कोई पावर नहीं रह जाएगा, क्योंकि जितनी सारे भी शक्तियां हैं वह केंद्र सरकार के पास चली जाती है और उसे केंद्र सरकार अपने तरीके से हैंडल करता है। तो यहां पर चौथा नंबर पॉइंट में आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर कोई भी संकट आ जाए, कोई भी आपदा आ जाए, उस समय राज्य सरकार की जितनी सारी भी शक्तियां होती है वह केंद्र के पास चली जाती है। तो यहां पर जो दूसरा नंबर प्रश्न हम आपको आज बताए, यह आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा कि भारतीय संघीय व्यवस्था की मुख्य विशेषताओं को लिखें, यानी कि भारतीय संघीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या क्या है इसके बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहां पर 4 पॉइंट करके हम आपको बता दिए, चारों पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। सबसे पहला पॉइंट हम आपको बताए कि इसमें 2 तरह के सरकारों का स्तर होता है, केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार और राज्य स्तर पर राज्य सरकार। उसके बाद हम आपको बताए कि दोनों प्रकार की जो सरकार है, यानी कि जो राज्य सरकार है और जो केंद्र सरकार है, दोनों एक ही नागरिकों के ऊपर अपना शासन चलाती है। उसके बाद तीसरा हम आपको बताए कि संघ सरकार को शक्ति अधिक प्राप्त होता है। भारतीय संविधान में शासन के सभी विषयों को 3 सूचियों में बांटा गया है, जिसमें हम आपको बताए संघ सूची, राज्य सूची और तीसरा बताए समवर्ती सूची। और उसके बाद चौथा पॉइंट हम आपको बताए कि संकट के समय में राज्य सरकार की सारी शक्ति केंद्र के पास चली जाती है। तो यहाँ पर यह वाला प्रश्न आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब अगला प्रश्न कह रहा है कि सत्ता के विकेंद्रीकरण से आप क्या समझते हैं। वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन पर। वीवीआई क्वेश्चन है, सत्ता का विकेंद्रीकरण से आप लोग क्या समझते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपनी शक्तियों को स्थानीय सरकार को प्रदान कर देता है, जैसे स्थानीय सरकार में क्या क्या होता है, विधायक हो जाता है, सांसद हो जाता है, मुखिया हो जाता है, सरपंच हो जाता है, यानी कि जो स्थानीय सरकार होता है उसके हवाले जितनी भी सारी शक्तियां हैं उसे कर दिया जाता है, केंद्र सरकार के द्वारा भी और राज्य सरकार के द्वारा भी। उसे ही हम लोग सत्ता का विकेंद्रीकरण यानी कि सत्ता का बंटवारा कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि सत्ता का विकेंद्रीकरण आप लोग समझ गए होंगे। सिर्फ और सिर्फ एक लाइन में आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार
अपनी शक्तियों को स्थानीय सरकार को प्रदान कर देती है, उसे ही हम लोग सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। और ध्यान रखिएगा, सत्ता का विकेंद्रीकरण करना अति आवश्यक माना जाता है, क्योंकि विभिन्न समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर अच्छे ढंग से किया जाता है। जब कोई भी काम केंद्र स्तर से होगा तो वो तो बहुत बड़ा काम होता है, और वो उतना अच्छा ढंग से नहीं होगा जितना कि स्थानीय स्तर पर होगा। जैसे मान लिया जाए कि आपके गांव में कोई काम कराना है तो स्थानीय सरकार ही कराएगा, जैसे आपका जो मुखिया है वह कराएगा, आपका जो विधायक है वह कराएगा। ऐसा तो नहीं है कि केंद्र सरकार के द्वारा यहाँ पर काम कराया जाएगा आपके गाँव में, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। और इसीलिए पंचायती राज भी बनाया गया है, यानी कि पंचायत बनाया गया है, प्रत्येक पंचायत को अलग अलग बांटा गया है और प्रत्येक पंचायत में मुखिया होता है, ताकि जितनी सारे भी स्थानीय कामकाज हैं वह स्थानीय सरकार के हवाले कर दिया जाए और उसका अच्छे से निपटारा किया जाए। तो आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे कि सत्ता का विकेंद्रीकरण किसे कहते हैं, यानी कि जो भी शक्ति होता है केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का वह स्थानीय सरकार को प्रदान कर दिया जाता है, उसे ही हम लोग सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि यह वाला प्रश्न भी आप लोग समझ गए होंगे। अब उसके बाद अगला प्रश्न है जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, और यह वाला प्रश्न तो बहुत बार पूछा भी गया है कि दलों के कितने प्रकार होते हैं। दलों के कितने प्रकार होते हैं। जैसे पिछले वीडियो में हम आपको गठबंधन की सरकार के बारे में बता रहे थे, जिसमें हमने आपको बताया था कि 2 दल 3 दल 4 दल मिल करके गठबंधन की सरकार बनाती है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि दलों कितने प्रकार के होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, दल 3 प्रकार के होते हैं, एक दलीय, द्विदलीय और बहुदलीय। तो चलिए हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि एक दलीय क्या होता है। एक दलीय नाम से ही आपको पता चल रहा है कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही दल होता है। तो इसका परिभाषा हम लोग लिखेंगे कि जिस देश के निर्वाचन में, यानी कि जिस देश के चुनाव में केवल एक ही दल भाग लेता है उसे एक दलीय शासन कहा जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा देश होगा जहां पर कि सिर्फ एक ही दल भाग लेता होगा, यानी कि एक ही पार्टी भाग लेता होगा, और जब एक ही पार्टी भाग लेता होगा तो वो तो खुद से भी जीत जाता होगा, फिर चुनाव का क्या जरूरत है। तो जी हाँ, ऐसा बिल्कुल होता है, और ऐसा चाइना में होता है, यानी कि चीन में होता है। चीन में एक दलीय होता है, एक दलीय चुनाव होता है, यानी कि भारत के जैसा वहां पर नहीं होता है कि एक तरफ से भाजपा लड़ रहा है और दूसरी तरफ से विपक्ष में कांग्रेस लड़ रहा है। बिहार की तरह नहीं होता है कि राजद हो गया, जदयू हो गया, लोजपा हो गया, रालोसपा हो गया, मतलब बहुत सारी पार्टियां हैं। इस प्रकार से चीन में चुनाव नहीं होता है। चीन में सिर्फ और सिर्फ एक ही दल होता है और जीत भी उसी की होती है, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो एक दलीय का यदि आपसे उदाहरण पूछा जाए तो आप लोग चीन एग्जाम्पल में बता सकते हैं। अब हम लोग द्विदलीय समझते हैं। कह रहा है कि जिस देश के निर्वाचन में 2 दल भाग लेते हैं उसे द्विदलीय शासन प्रणाली कहा जाता है। अब इसका उदाहरण यूएसए, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि अमेरिका में, ब्रिटेन में, ऑस्ट्रेलिया में द्विदलीय शासन व्यवस्था है। आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा, यानी कि वहां सिर्फ और सिर्फ 2 ही दल भाग ले सकते हैं, एक पक्ष में और दूसरा विपक्ष में। लेकिन भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, यानी कि बहुत सारे दल मिलकर के चुनाव लड़ते हैं, जैसे जदयू हो गया, राजद हो गया, लोजपा हो गया, रालोसपा हो गया, भाजपा हो गया, कांग्रेस हो गया, इस प्रकार से बहुत सारे दल हैं। तो हम लोग इसका परिभाषा लिखेंगे कि जिस देश के निर्वाचन में एक या एक से अधिक दल भाग लेते हैं उसे बहुदलीय शासन कहा जाता है। इसका जीता जागता उदाहरण भारत हो जाएगा। यहां पर एग्जाम्पल में आप लोग भारत लिख देंगे तो बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि एक दलीय, द्विदलीय और बहुदलीय के बारे में आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब चलिए अगला नंबर प्रश्न हम आपको बताने जा रहे हैं कि राजनीतिक दल किस तरह से सत्ता में साझेदारी करता है। यानी कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां होती है, जितने सारे भी राजनीतिक दल होते हैं, वह किस तरह से सत्ता में साझेदारी करता है, इसी के बारे में लिखना है। तो हम लोग लिखेंगे कि राजनीतिक दल सत्ता की साझेदारी में अहम योगदान निभाने का कार्य करती है। आप लोग जिस विषय को अभी पढ़ रहे हैं उसका नाम ही है राजनीतिक शास्त्र, यानी कि जितने सारे भी राजनीति होते हैं उन सभी के बारे में यहाँ पर पढ़ना है। तो हम लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति के बारे में ही पढ़ेंगे, अपने मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य
गंतव्यों के बारे में ही पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर इतिहास पढ़ने को मिल जाएगा, भूगोल पढ़ने को मिल जाएगा कि पृथ्वी क्या है, ग्रह कितने हैं, चांद पर क्या है, सूरज पर क्या है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर नहीं पढ़ने के लिए मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ राजनीति के बारे में ही यहाँ पर चर्चा होता है। तो इसलिए अभी तक आप लोग देख रहे हैं कि जितने सारे भी प्रश्न आपके सामने आया है सभी राजनीति से ही जुड़ा हुआ है। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि राजनीतिक दल किस प्रकार से सत्ता में साझेदारी करता है। तो कह रहा है कि राजनीतिक दल सत्ता की साझेदारी में अहम योगदान निभाने का कार्य करती है। यह लोगों का समूह या दलों का संगठित रूप होता है जो चुनाव को लड़ने के दौरान सरकार के निर्माण में जगह जगह पर आंदोलन और संघर्ष करते हैं। यानी कि अपना सरकार बनाने के लिए जगह जगह पर आंदोलन किया जाता है, संघर्ष किया जाता है कि किसी तरह से हमारा पार्टी सरकार में आ जाए। भाजपा वाला सोचता है कि किसी तरह से हमारा पार्टी सरकार में आ जाए, जदयू वाला सोचता है कि नहीं हमारा पार्टी सरकार में आ जाए, कांग्रेस सोचता है कि नहीं हमारा पार्टी सरकार में आ जाए, राजद सोचता है कि नहीं हमारा पार्टी सरकार में आ जाए। यानी कि सभी लोग सरकार निर्माण के लिए, यानी कि अपनी पार्टी का सरकार बनाने के लिए जगह जगह पर आंदोलन और संघर्ष करते हैं। सरकार अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए जनता की समस्याओं को हल करता है। जाहिर सी बात है कि जब तक जनता का समस्या नहीं हल होगा तब तक कोई भी किसी पार्टी को वोट नहीं देगा। जो पार्टी जनता का समस्या हल करेगा उसी को वोट मिलेगा। तो इसी चीज को कहा जा रहा है कि सरकार अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए जनता की समस्याओं को हल करता है तथा सामाजिक मतभेद को कम करता है। राजनीतिक दल देश में शांति बनाए रखने का कार्य करती है। यह एक ऐसा माध्यम होता है जिसमें जनता अपने विचारों को प्रकट और वापस लेता है और अंत में राजनीतिक दल ही प्रतिनिधि बनकर के आता है। यानी कि अंत में किसी न किसी प्रतिनिधि का जीत होता है और वह सत्ता में आ जाता है और समस्याओं का समाधान करता है। अतः राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण भी कहा जाता है। देखिए यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा और हमेशा पूछा जाता है कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दल को कहा जाता है। और पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि लोकतंत्र का आत्मा किसे कहा जाता है, तो सत्ता में साझेदारी को लोकतंत्र का आत्मा कहा जाता है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि जो राजनीतिक दल होते हैं वह किस तरह से सत्ता में साझेदारी करते हैं। तो यदि यह वाला प्रश्न भी आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा तो इसका जवाब आप लोग अब आसानी से दे देंगे। इसके बाद कह रहा है अगला प्रश्न कि बिहार में छात्र आंदोलन का वर्णन करें। यानी कि बिहार में किस प्रकार से छात्र आंदोलन किया गया था, इसी के बारे में वर्णन करना है। तो चलिए हम लोग इसको भी समझते हैं। लेकिन आपको बता दें कि इस चैप्टर का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है यह वाला, और जब भी पूछा जाएगा तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाएगा कि बिहार में छात्र आंदोलन का वर्णन करें। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि छात्र आंदोलन क्या होता है। आप लोग ध्यान रखिएगा कि यह आंदोलन कांग्रेस के राज्य में चलाया गया था। और आप लोग ध्यान रखिएगा कि छात्र आंदोलन का शुरुआत जो हुआ था वह 1974 ईस्वी में हुआ था, लेकिन इसका जो बीज बोया गया था वह 1971 ईस्वी में ही, यानी कि 3 साल पहले ही बो दिया गया था जब चुनाव में जनता से वादा किया गया था। चलिए पूरा बात हम लोग यहाँ पर समझेंगे, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा, ध्यान से पूरे वीडियो को देखिएगा, तभी आपको एक एक प्रश्न का उत्तर अच्छे तरीके से याद होगा। कह रहा है कि बिहार में छात्र आंदोलन की शुरुआत 1974 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था कि इंदिरा गांधी की सरकार को गिरा करके तमाम जनता की समाधान करना, क्योंकि कांग्रेस की सरकार ने 1971 ईस्वी में गरीबी हटाओ का नारा लगाया था। यानी कि उस समय किसका सरकार था, तो इंदिरा गांधी का सरकार था। आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, उस समय इंदिरा गांधी का सरकार था और इंदिरा गांधी की सरकार जो कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ी थी और कांग्रेस ने जनता से वादा किया था सन 1971 ईस्वी में कि यदि हमारी सरकार आएगी तो हम गरीबी को हटा देंगे, यानी कि गरीबी को दूर कर देंगे। उस समय देश में भ्रष्टाचार बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था, ठीक है, और जनता से बहुत से झूठे वादे किए गए थे। यहाँ पर बोला गया था कि हम भ्रष्टाचार हटा देंगे, भूखमरी को हटा देंगे, गरीबी को हटा देंगे, और सब कुछ जो था वह चरम सीमा पर पहुंच गया। यानी कि कांग्रेस की सरकार ने जो कुछ भी हटाने के लिए बोला था वह हटा नहीं बल्कि और ज्यादा बढ़ गया। यानी कि भ्रष्टाचार को हटाने का बात कहा था, भ्रष्टाचार और ज्यादा बढ़ गया। भूखमरी को हटाने के लिए बोला था, भूखमरी और ज्यादा बढ़ गया। गरीबी हटाने के लिए बोला था, गरीबी और ज्यादा बढ़ गया। यानी कि यहाँ पर एक
आंदोलन जैसा माहौल बन गया था। वस्तुओं के दाम काफी ज्यादा बढ़ गए थे। यहाँ पर साफ तौर से लिखा गया है कि वस्तुओं के दाम में कमर तोड़ महंगाई हो गई थी, यानी कि इतना महंगाई हो गया था कि आम जनता उसे किसी भी वस्तु को खरीद नहीं सकता था। इतना ज्यादा महंगा हो गया था, लोगों का जीना दुर्लभ हो गया। इस बात को लेकर के जेपी बाबू यानी कि जयप्रकाश नारायण बाबू ने पटना के गांधी मैदान में एक सभा का आयोजन रखा। जयप्रकाश नारायण का भाषण हिंदी में पढ़ना है, आप लोग ध्यान रखिएगा। और यही वाला भाषण के बारे में यहां पर भी चर्चा किया गया है, ठीक है, कि इसी बात को लेकर के जेपी बाबू यानी कि जयप्रकाश नारायण बाबू ने पटना के गांधी मैदान में एक सभा का आयोजन रखा, जिसमें लाखों की संख्या में जनता ने उनका समर्थन किया। इन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा लगाया था, यानी कि पटना के गांधी मैदान में ही जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा लगाया था। यदि आप लोग इस भाषण को विस्तार से पढ़ना चाहते हैं, हिंदी में यह वाला दिया गया है। चैप्टर का नाम तो हमें कंफर्म याद नहीं है कि कौन से चैप्टर में है, लेकिन हाँ, हिंदी की किताब में जरूर पढ़ना है, आप लोग जाकर के देखिएगा। और अंततः इंदिरा गांधी की सरकार गिरी, यानी कि इंदिरा गांधी जो झूठा वादा करके सरकार चला रही थी, और तो जनता भी इस बात को समझ गए, क्योंकि जयप्रकाश नारायण ने उनके खिलाफ आंदोलन चला दिया था। तो अंत में इंदिरा गांधी की सरकार गिर गई और 1977 ईस्वी में जनता पार्टी का गठन किया गया। भारतीय जनता पार्टी आप लोग मत समझ लीजिएगा, सिर्फ जनता पार्टी, ठीक है, क्योंकि उस समय भारतीय जनता पार्टी केंद्र का चुनाव नहीं जीती थी। वहां पर 1977 ईस्वी में जनता पार्टी का गठन किया गया था। तो आप लोग से परीक्षा में यहां से भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जनता पार्टी का गठन कब हुआ था, तो ध्यान रखिएगा 1977 ईस्वी में जनता पार्टी का गठन हुआ था। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहां पर छात्र आंदोलन के बारे में भी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि बिहार में छात्र आंदोलन कैसे शुरू हुआ था, क्यों हुआ था, और किसकी सरकार में हुआ था, और किसने यह आंदोलन चलाया था। तो आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए कि 1974 ईस्वी में शुरुआत हुआ था। उस समय इंदिरा गांधी का सरकार था, और किसने यह आंदोलन चलाया था, तो जयप्रकाश नारायण ने यह आंदोलन चलाया था। और अंततः जो 1977 ईस्वी में जनता पार्टी का गठन हुआ, उसके पहले ही इंदिरा गांधी का सरकार गिर चुका था। तो उम्मीद करते हैं कि यह वाला प्रश्न भी आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब उसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है कि दबाव समूह से आप क्या समझते हैं? यह सरकार को प्रभावित कर किस प्रकार से सत्ता की साझेदारी में भाग लेता है? तो अगले वीडियो में हम आपको दबाव समूह के बारे में बताएंगे, और अगले वीडियो में यह वाला चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस क्लास में हम आपको जितने सारे भी प्रश्न का उत्तर बताए, सभी प्रश्न का उत्तर आपको अच्छे तरीके से याद हो गया होगा। एक एक प्रश्न का उत्तर आप लोग समझ गए होंगे। तो यदि आप लोगों को यह वाला वीडियो अच्छा लगा हो, एक एक प्रश्न का उत्तर अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो, तो जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।